आइए आज हम हमारी एक खास सीरीज की कर रहे हैं शुरुआत, और वो है मार्केट मास्टर्स। और आज हमारे साथ इस सीरीज में पहली मेहमान के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं, जिनकी कंपनी के नाम में भी पहले ही लिखा था, यानी कि फर्स्ट, जहाँ फर्स्ट ग्लोबल की फाउंडर और चेयरपर्सन देवीना मेहरा जी हमारे साथ हैं इस वक्त कार्यक्रम में। देवीना जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, व्हाट अ कोइंसिडेंस, फर्स्ट शो एंड विद फर्स्ट ग्लोबल। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। क्या कुछ बदला है देश में शुक्रवार को जो पॉलिसी आई है उसके बाद? आप कैसा महसूस कर रही हैं भारतीय बाजारों के बारे में? गुड मॉर्निंग आपको भी और आपके दर्शकों को भी। थैंक यू। और आरबीआई पॉलिसी से पहले ही मैंने तो पिछले हफ्ते बीच में ही ट्वीट किया था कि अभी सब मैक्रो इंडिकेटर्स इंडिया के लिए पॉजिटिव है। अर्थव्यवस्था से जो भी खबरें आ रही हैं अच्छी आ रही हैं, कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में है, ग्रोथ का नंबर एस्टिमेट से ज्यादा आया। और चूंकि अमेरिकी डॉलर थोड़ा सा कमजोर रहा है तो करेंसी की तरफ से भी आरबीआई को इतना खतरा नहीं है। तो हर तरफ से ऐसा माहौल है कि आरबीआई कटौती कर सकता है, जो कि उन्होंने की। और ऑफ कोर्स कहा कि ये सब हम अब फ्रंट एंड कर रहे हैं कि हमने अब ये कर दिया तो अभी आगे आप कटौती की आशा मत करिए, वो देखा जाएगा बाद में कि क्या करना है, पर अब फिलहाल के लिए हो गया। और उसके साथ ही उन्होंने सीआरआर, जो बैंक्स का कैश रिजर्व रेशियो है, वो भी घटाया है कुछ स्टेप्स में, तो जिससे लिक्विडिटी भी आएगी बाजार में, और मतलब अर्थव्यवस्था में रादर मुझे कहना चाहिए, और बाजार पर भी उसका असर आता तो है। तो अभी फिलहाल हम एक तरह से आप स्वीट स्पॉट कह लीजिए या वर्चुअस साइकिल कह लीजिए कि अर्थव्यवस्था से अभी खबरें ऐसी हैं और किसी भी तरफ से बहुत बड़ा खतरा नहीं नजर आ रहा। तो आरबीआई को बहुत समय के बाद चैन की सांस लेने का रहा। और अगर मॉनसून अच्छा होता है तो आगे खबरें भी अच्छी होंगी। और एक चीज ये भी है कि इन्फ्लेशन कम होना एक तो जनरल नंबर एक है, फिर कच्चे तेल के भाव गिरे हैं, खाद्य पदार्थों के भाव गिरे हैं, तो ये चीजें जो भारतीय कंपनियां हैं उनके लिए भी अच्छी है दोनों लेवल पे। एक तो हुआ कि आप सेल्स या रेवेन्यू की तरफ से देखें तो वहां भी क्योंकि जो पिछले 2 साल से हो रहा था, जब इन्फ्लेशन ज्यादा थी, तो भारतीय उपभोक्ता का जो महीने का बजट है उसमें अगर आपका दाल चावल और सब्जियों के दाम बढ़ेंगे तो आपके पास साबुन और शैम्पू खरीदने के पैसे नहीं रहते हैं। तो वो चीज थोड़ी कम होगी। प्लस अगर कच्चे तेल के भाव गिरते हैं तो उसका मतलब सब पेट्रोकेमिकल्स के दाम गिरते हैं, और पेट्रोकेमिकल बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए ये इनपुट रहता है, चाहे वो एफएमसीजी हो, केमिकल्स हो, पेंट्स हो, बहुत सारे इस तरह की इंडस्ट्रीज हैं जहाँ वो इनपुट रहता है। तो वो अभी वो उस तरह से भी मार्जिन की तरफ से भी भारतीय कंपनियों को कुछ रिलीफ मिलेगी। तो ये आपके लिए बढ़िया, मैक्रो फैक्टर्स में जो मजबूती आ रही है और जो पॉजिटिविटी आ रही है वो भारतीय बाजारों को मजबूती देगी। पिछली बार भी आपने मुलाकात में ये कहा भी था। क्या अब पोर्टफोलियो में किसी तरह के बदलाव करने की ज़रूरत है? पॉलिसी को देखने के बाद कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर आप ओवरवेट होना चाहेंगे, ज़्यादा बुलिश हैं? देखिए, ये पॉलिसी के बाद तो नहीं, पर जो मैंने जैसे एफएमसीजी की बात की तो मैं देखूं तो पिछले 2 तिमाही में हमारे जो रीबैलेंस हुए जनवरी और अप्रैल में, एफएमसीजी कंपनियां ज्यादा अब आने लगी हैं हमारे सिस्टम में, ऊपर की रैंक में, और हमारे पीएमएस पोर्टफोलियो में भी। तो वो तो एक बदलाव हुआ है। बाकी जहां हम लोग पहले से ही ओवरवेट थे, लगभग अब तो 1.5 साल होने वाला है, वो है फार्मा, हेल्थ केयर और ऑटो कंपोनेंट्स। तो वो अभी भी है। और जहां थोड़ा हम लोगों ने बढ़ाया है, अभी मैं ओवरवेट तो नहीं हूँ, वो है बैंकिंग और फाइनेंशियल्स। उसमें मैंने शायद पहले भी कहा हो कि मैं थोड़ा डर डर के निवेश करती हूँ। पर अब ये भी बात है कि पिछले 5 सालों में अगर आप 2020 से 24 तक देखें तो 5 में से 4 साल बैंक निफ्टी ने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है, 2022 को छोड़ के। तो मेरे ख्याल अब वो थोड़ा सा पलट रहा है। आरबीआई पॉलिसी का जहां तक सवाल है, जब आरबीआई रेट बढ़ाता है तब असल में बैंक्स के मार्जिन बढ़ते हैं। क्योंकि होता ये है कि आपका जो लोन है उस पर तो आप फौरन रेट बढ़ा देते हैं, डिपॉजिट तो जब रोल ओवर के लिए आता है तब रेट बढ़ता है। तो इसलिए तो बैंकों के मार्जिन तो तब बढ़ते हैं। ऑफ कोर्स इस बार बैंक दूसरी तरफ से आरबीआई ने रिलीफ दी है कि सीआरआर में कटौती की है, तो उतना भर पैसा और कमाने के लिए अवेलेबल रहेगा अगर बाजार में क्रेडिट की उतनी डिमांड रही।
तो आरबीआई पॉलिसी से तो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, लेकिन वैसे बैंकिंग फाइनेंशियल्स पहले से तो बेहतर लग रहे हैं। ऑफकोर्स रियल एस्टेट इंडेक्स काफी चला है उसके बाद, बट वो थोड़ा रिस्की सेक्टर होता है, उसमें हम लोग प्रायः बहुत अधिक निवेशित होते नहीं हैं। ठीक बात है। ये है परफेक्ट आपके लिए सेक्टर एनालिसिस। अब आइए बात करते थोड़ी ग्लोबल मार्केट्स की भी। क्या आपको लगता है कि अमेरिका के बाज़ार ख़राब हो सकते हैं, और जिस तरह से डॉलर को लेकर पूरी दुनिया भर में चिंताएं हैं, क्या एक बड़ी रिस्क ग्लोबल मार्केट्स की हमारे बाज़ारों के लिए भी है? देखिए, जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है, वो अब 10-12 साल से आउट परफॉर्म कर रहे थे। तो आप पिछले साल भी मुझसे पूछते तो मैं ये कहती कि हाँ, कभी ना कभी वो आउट परफॉर्मेंस खत्म होगी। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रम्प आए और उन्होंने इतनी चीजें इधर से उधर की, तो उन्होंने एक तरह से सभी बाजारों को हिला दिया, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो या बॉन्ड मार्केट हो, करेंसी मार्केट हो। तो और जितना उन्होंने किया है वो कुछ हद तक तो अमेरिका के लिए तो फायदेमंद नहीं साबित होगा। और वो जो नुकसान कर रहे हैं वो 1 महीने या 1 साल का नहीं है, वो एक तरह से जो अमेरिका में कॉन्फिडेंस रहा है पूरी दुनिया का कि हाँ वहां पर स्वतंत्रता है, हाँ वहां पर रूल ऑफ लॉ है, वो चीजों को वो उस जो कॉन्फिडेंस को हिला रहे हैं, उसका जो असर होगा वो लंबे समय तक होगा। और बॉन्ड मार्केट में ऑफ कोर्स अभी तो बॉन्ड मार्केट रिकवर कर गई है, पर उसमें भी अब बॉन्ड मार्केट भी अमेरिका को शायद रिस्क फ्री रेट वाला देश शायद ना समझे। लेकिन ये भी बात है कि हमेशा हम लोग सोचते हैं कि अमेरिका बाजारों के साथ ही बाकी सब बाजार चलते हैं, ऐसा है नहीं। ये हम लोग इसे रिसेंसी बायस कहते हैं कि अभी पिछले कुछ सालों से ऐसा था, तो हमको लगता है हमेशा ही ऐसा था, पर ऐसा नहीं है। 2003 से 7 का आप समय देखिए, अमेरिकी बाजारों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। और ये भी नहीं कि वो हाई से गिर रहे थे, वो ऑलरेडी वो टेक क्रैश हो गया था 2000-2001 का, और उसके बाद नीचे के लेवल से भी नहीं चले। जो नैस्डैक का 2000 का हाई था वो 2015 तक पार नहीं हुआ। और लेकिन वो 2003 से 7 के समय में इमर्जिंग मार्केट्स बहुत चले। इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स ही 3.5-4 गुना हो गया, भारतीय बाजार आपको याद हो तो 6 गुने हो गए। तो ये नहीं है कि सब कुछ अमेरिका के साथ ही चलेगा। तो अमेरिका का ऑफ कोर्स अभी जो फिलहाल पिछले हफ्ते को देखें तो थोड़ी बेहतर खबर आई है, पर ये जो खबर के साथ इतना डावाडोल होने वाला बाजार थोड़ा सा रिस्क बढ़ाता है। और हम अपने ग्लोबल जो हमारे फंड्स और पोर्टफोलियोज हैं उसमें जनवरी से तो अमेरिका अंडरवेट है, यूरोप ओवरवेट है, चाइना पहले से ही ओवरवेट थे, भारत भी थोड़ा ओवरवेट है। तो फिलहाल ये हमारी वहाँ के बाजारों पर जो अभी पूरा ग्लोबल अगर देखें तो वो स्थिति है। ठीक बात है। भारतीय बाजार में क्या लगता है आपको, एफआईज की तरफ से फिर से खरीदारी लौटने के थोड़े थोड़े शुरुआती संकेत आ रहे हैं? आप मैक्रो फैक्टर्स पर काफ़ी बुलिश हैं, ग्लोबल माहौल जिस तरह से आप बताने की कमज़ोर है, क्या लगता है कि बड़े पैमाने पर थोड़े अच्छे साइजेबल इन्वेस्टमेंट एफआईज के आ सकते हैं फिर से भारत में? दो चीज है इसमें अनिल जी। एक तो ये कि अगर अमेरिका से पैसा बाहर जाता है तो विश्व के बाकी देशों में जाएगा ही, वो एक चीज है। लेकिन दूसरी चीज मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि मैं एफआईआई को इतना ज्यादा उनके कितने इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहे हैं उसको उतना ज्यादा ट्रैक नहीं करती। और क्यों नहीं करती? क्योंकि इस प्रश्न के पीछे ये प्रश्न, ये असल में सोच होती है कि जब एफआईआई इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट चलता है, एफआईआई निकालते हैं पैसा तो मार्केट गिरता है। लेकिन मैंने तो ये डेटा जब से एफआईआई आना शुरू हुए हैं 1994 से, तब से देखा है, उसमें कोई कोरिलेशन नहीं है। आप महीनों टू महीना सब देखिए कि वो जब एफआईआई पैसा डालते हैं या निकालते हैं। और उससे बड़ा उसका उदाहरण क्या हो कि 94 से पैसा आना शुरू हुआ और वहां से लेके 2003, ये जो 9 साल का समय है, इसमें बाजार का नेट मूवमेंट जीरो रहा। जीरो। सेंसेक्स वही का वही रहा 9 साल में। भारतीय बाजार के इतिहास में वही एक 9 साल का पीरियड ऐसा है। ऑफकोर्स ऊपर गया नीचे गया, बट 9 साल बाद भी वही का वही था। और आप सोचिए तो उस समय ना डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड थे, ना इतना रिटेल पार्टिसिपेशन था। और आप अगर आप 94 में बैठ के सोचते तो आप बोलते अरे विश्व से इतना सारा पैसा आ रहा है, और आया भी जो पहले कभी नहीं था बाजारों में, इससे तो बाजार एकदम ही ऊपर चल जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। तो वो इतना आसान को रिलेशन नहीं है। तो मैं तो एफआईआई
कितना लाए या ले गए, मैं खाली बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिहाज से देखती हूँ। बाजार पे असल में उतना असर होता कुछ नहीं है, और इसलिए उस पे समय नष्ट ना करें आपके दर्शकों को, ये मैं कहना चाहूंगी। ओके, चलिए, तो ये देवना जी की तरफ से पूरा का पूरा एक्शन बाजार में आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर बातचीत करने के लिए। जल्द आपसे फिर से होगी मुलाकात। थैंक यू सो मच देवना जी।